गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे हम जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम रेलवे, एसएससी के सारे प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं और न्यूमेरिकल भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, इस सेशन क्या है, आज 8वां दिन। जिन्होंने पुराने वीडियोस ना देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग ज़रूर देखें दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ओके, चलिए दोस्तों, बिना देरी करें आज का हम सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये है। दोस्तों, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्रमशः 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल कितना होगा यदि उनके बीच की दूरी 2 मीटर है। दोस्तों, चलिए सॉल्व करिए। दोस्तों मैं आपसे कई बार क्या चाहूँगा, आपको हर सेशन में 1 से 2 न्यूमेरिकल ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि खासकर बच्चों को न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। चलिए दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आकर्षण बल एट्रैक्शन फोर्स होता है, उसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, F=G m1m2/r²। ठीक है फ्रेंड्स, जहां आपका ये क्या होता है, जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या होता है, पहले पिंड का द्रव्यमान होता है। ठीक है, m2 क्या होता है, आपके दूसरे पिंड का द्रव्यमान होता है। और दोस्तों, r क्या होती है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है फ्रेंड्स, आपको m1 कितना दिया गया, पहले पिंड का द्रव्यमान दोस्तों कितना दिया गया है, 20 किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए m2 का द्रव्यमान कितना दिया रखा है आपको, 50 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, चलिए दूरी कितनी दे रखी है दोस्तों, 2 मीटर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप लोग जल्दी जल्दी। 4 से 20 में डिवाइड देंगे, कितने टाइम्स में दोस्तों डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। 50 इंटू 5 को दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 25 इंटू 10। ठीक है दोस्तों, ये 10 से एक पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप 6.67 इंटू 25 का मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। मल्टीप्लाई करने पर जब दोस्तों आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 166.75। ठीक है दोस्तों, और 10⁻⁻10 दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 166.75 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गति से गतिशील रहने की क्या प्रक्रिया कहलाती है, जल्दी से बताइए। इजी क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जामों में आ चुका है। द प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग स्टेशनरी और मूविंग ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट द सेम स्पीड इज कॉल्ड। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो बॉडी होती है, ठीक है, अपनी स्थिति में रहने की कोशिश करती है। अगर वो गति में है, मोशन में है, तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, गति में रहने की कोशिश करेगी। ठीक है, और कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में है, स्टेबल है, तो वो विराम अवस्था में रहने की कोशिश करेगी। ये किस नियम के अनुसार होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जड़त्व, इनर्शिया। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और क्या बोलते हैं दोस्तों, जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या बोलते हैं दोस्तों, गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, गैलीलियो का नियम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी से देंगे आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये तीनों मेटल क्या करते हैं, ठंडे पानी कोल्ड वाटर के साथ क्या करते हैं दोस्तों, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है, नहीं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ठंडे और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम किसके साथ प्रतिक्रिया करता है, बताएंगे आप लोग। दोस्तों, ये जल वाष्प
वाटर पेपर के साथ करता है। किसके साथ करता है दोस्तों? जल वाष्प, वाटर वेपर। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। पीएच मान में 7 से 14 में की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? दोस्तों बताइए। विच इंक्रीज इन पीएच वैल्यू फ्रॉम 7 to 14 रिप्रेजेंट्स। बताएं दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो पीएच स्केल होता है बीच में दोस्तों कितना होता है? 7। जैसे हम क्या बोलते हैं? उदासीन, न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, इधर से 0 से 14 तक आपका पीएच स्केल होता है। ठीक है, जो 1 से 6 तक के अंक होते हैं वो किसको दर्शाते हैं दोस्तों? एसिड को। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, एसिड अम्ल को। जो 8 से 14 तक के अंक होते हैं वो दोस्तों किसको दर्शाते हैं दोस्तों? बेस, क्षार को। ठीक है फ्रेंड्स, जो एसिडिक होता है उनमें किसकी एच पॉजिटिव सांद्रता की वृद्धि होती है। ठीक है, एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। और दोस्तों जो क्षार होते हैं 7 से 14 तक होते हैं उनमें OH नेगेटिव की सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, OH नेगेटिव की क्या बढ़ेगी? कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, अपने फ्रेंडों को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? दोस्तों बताइए। विच ऑफ दी सब्सटेंस ग्लोइंग विथ अ पर्टिकुलर कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, जो प्लाज्मा होती है अपनी कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है? पदार्थ की कौन सी अवस्था है दोस्तों? कौन सी है दोस्तों? चौथी। याद रखेंगे आप लोग। और बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट दोस्तों कौन सी है? 5वीं पदार्थ की अवस्था है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग दोनों चीज़ें ये। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। आधुनिक आवाज सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा जाता है? चलिए बताइए। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वेयर आर मेटल्स प्लेस्ड। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जिसका क्या होता है? बायां हिस्सा होता है, लेफ्ट पार्ट होता है। जिसका क्या होता है? राइट पार्ट होता है, दायां हिस्सा होता है। तो आप सभी जानते हैं जो मेटल धातुएं होती हैं सारी लेफ्ट साइड बाईं ओर होती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, बाईं ओर। ठीक है दोस्तों एक बात और याद रखिएगा। जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, जो धात्विक गुण होते हैं उनमें क्या होती है? कमी होती है। मेटेलिक प्रॉपर्टी में क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, क्योंकि इस तरफ क्या होते हैं दोस्तों? अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है? व्हाट आर द मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट विथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। जल्दी से दोस्तों बताइए क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों आप सभी जानते हैं, ठीक है, जो अम्लों और क्षारों के साथ दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, उभयधर्मी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, एम्फोटेरिक। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? उभयधर्मी। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिंक ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एक दोस्तों क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये भी कई बार आपसे पूछा गया है रेलवे के एग्ज़ाम्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। इन अ प्लांट विच वन ऑफ दिस टर्न्स इनटू अ सीड। जल्दी से बताएंगे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी दीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बीजाणु। ठीक है दोस्तों आपको सेशन में हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है? जल्दी से बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। बाय विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन अ सर्किट पॉसिबल। जल्दी से बताएंगे दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण परिपथ में क्या होता है? विद्युत प्रवाह होता है। अच्छा दोस्तों,
इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्ट में किसके द्वारा विद्युत प्रवाह होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। जो इलेक्ट्रोलिटिक्स होते हैं, विद्युत अपघट्टे होते हैं, उनमें किसके द्वारा विद्युत प्रवाह होगा दोस्तों, किसके द्वारा होगा दोस्तों, आयंस के द्वारा। याद रखेंगे आप लोग, किसके द्वारा, आयंस के द्वारा। ठीक है दोस्तों। चलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बता दीजिए आप लोग, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, कितना चार्ज होता है दोस्तों, कितना होता है दोस्तों, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है दोस्तों। इसका द्रव्यमान ही बता दीजिए, मास ही बता दीजिए दोस्तों, कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, 3.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए दोस्तों, कई बार बता चुका हूँ मैं आपको, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा भी है ये। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक कितना होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, सिंपल है। कितना होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। दोस्तों एक बात और, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन होता है, इसकी वैल्यू हर जगह पे अलग सेम होगी। चाहे आप मार्स पे चले जाइए, चाहे आप मून पे चले जाइए, कहीं पे भी जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है दोस्तों, वैल्यू बदलेगी किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, गुरुत्वीय त्वरण की। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू दोस्तों हर जगह क्या होती है, अलग अलग होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइए, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस को मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, जल्दी से दोस्तों सॉल्व करिए, इसका आंसर आप लोग सॉल्व करिए। इसलिए मैं कहता हूँ पेन पेपर लेके जरूर बैठा करिए दोस्तों, सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी क्या होती है, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस होती है दोस्तों। ये इसकी क्या होती है दोस्तों, फोकस होता है। ठीक है, इधर पे फोकस होता है दोस्तों। ठीक ठीक है। तो दोस्तों जो वस्तु रखी है, कितने मीटर दूरी पर रखी है लेंस से, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस से वस्तु रखी गई है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई है, तो फोकल लेंथ क्या है, ये है इसकी, लेंस से कितनी है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है, सॉरी लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है फ्रेंड्स, आपको फोकल लेंथ कितनी दे रखी है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों। आप सभी जानते हैं v क्या होती है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, याद रखेंगे, यही हमसे पूछा गया है। और u क्या होती है दोस्तों, वस्तु की दूरी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो हमसे v पूछा गया है। ठीक है, हमसे वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं ये लेफ्ट साइड में रखी है, तो इसकी दूरी किस में होगी, नेगेटिव होगी, तो माइनस का 1/30। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग तो क्या हो जाएगा, 1/10 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/30। ठीक है दोस्तों, तो अपन को 1/v की वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा, 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/30। ठीक है दोस्तों, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी v की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए, इसका आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों से उत्पन्न होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल फॉर्म्स। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और बताइए, जो हाइड्रा का प्रजनन किस प्रकार से होता है, रिप्रोड्यूस किस प्रकार से होता है ये, तो आप सभी जानते हैं किसके द्वारा होता है दोस्तों, बडिंग। ठीक है दोस्तों, बडिंग मुकुलन द्वारा, मुकुलन द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइए, डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
नहीं है। डैश इज़ नॉट ए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं फुलरीन क्या होता है, कार्बन का एक अप्रूप है, एलोट्रॉप है दोस्तों। हीरा भी क्या है, एक अप्रूप है कार्बन का। ग्रेफाइट भी क्या है, एक कार्बन का अप्रूप है, एलोट्रॉप्स है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, अप्रूप नहीं है, क्या है, यौगिक है दोस्तों, कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। बताइए, नेम द विटामिन हुज डिफिशियंसी कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं विटामिन के कारण, विटामिन के की कमी होने से क्या होता है, अत्यधिक खून बहने लगता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए विटामिन के का केमिकल नेम भी बता दीजिए क्या होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या होता है दोस्तों। ठीक है, फ्लोक्यूनोन, याद रखेंगे क्या होता है दोस्तों, फ्लोक्यूनोन। ठीक है, और दोस्तों मेरी राइटिंग को माइंड मत करिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था, जल्दी से बताइए। किसकी आवाज़ सारणी में कोबाल्ट और निकल जैसा जो लोहा था, इन दोनों के प्रॉपर्टी के समान था, गुणों के समान था, फिर भी उसे अलग कर दिया गया था। किसकी पीरियोडिक टेबल, किसकी आवाज़ सारणी का दोस्त था दोस्तों, तो दोस्तों किसका था, ऑप्शन बी न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम का दोस्त था दोस्तों, दोस्त था ये। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, जो न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम आया था दोस्तों, कब आया था, 1866 में। ठीक है दोस्तों, याद रहेंगे आप लोग। न्यूलैंड के समय दोस्तों कितने ज्ञात तत्व थे, टोटल एलिमेंट कितने थे, 56, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाती है। ठीक है, ऐसे किसके निर्माण के कारण होता है, बताएंगे आप लोग। व्हेन लाइम वाटर फ्लोज थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट बिकम्स मिल्की, दिस इज कॉज्ड बाय द क्रिएशन ऑफ, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों ऐसे किसके कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, किसके कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का दोस्तों कितना है, 1। तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान बताइए कितना होगा, बताइए दोस्तों, सॉल्व करिए इसको। द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज 1, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, दोस्तों बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अमोनिया केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए, कितना होता है दोस्तों, NH3। ठीक है दोस्तों, आपको नाइट्रोजन कितना दे रखा है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान मास कितना दे रखा है, 14। ठीक है दोस्तों, और हाइड्रोजन के दोस्तों कितने मॉलिक्यूल हैं, 3। ठीक, और इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है दोस्तों, 1। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, 70। तो ऑप्शन बी 17 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1.0003। ठीक है, कन्फ्यूज़न ना होइएगा। ठीक है दोस्तों, कई बार इसको अपन 1 भी बोलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू इसकी यह है 1.0003। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों बताइए क्या होगा इसका उत्तर। यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है दोस्तों। जो आपको एक इक्वेशन दी गई है, ये किसका उदाहरण है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से सॉल्व करके बताइए किसका उदाहरण है ये। तो आप सभी जानते हैं जो कॉपर ऑक्साइड है, इसका क्या हो रहा है दोस्तों, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, रिडक्शन। ठीक है, अपचयन हो रहा है, ध्यान रखेंगे क्या हो रहा है दोस्तों, अपचयन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, देख रहे हैं आप लोग, ऑक्सीजन गायब हो चुका है। और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, याद रखेंगे आप लोग क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण।
करण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जिसमें जिस क्रिया में भी जिस भी रिएक्शन में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों प्रक्रिया होती हैं उसे दोस्तों कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? रेडॉक्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। वैज्ञानिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? जल्दी से बताइए। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन टैक्सोनॉमी? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी जल्दी देंगे आप लोग। तो दोस्तों क्या होगा? स्पीसीएस होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, 1753 में किसने? डॉक्टर कैरोलस लीनियस ने। किसने? कैरोलस लीनियस, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इन्होंने बताया था। इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, वर्गीकरण का पिता, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, अपने फ्रेंडों को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।